दोस्तों, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या फिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं? कैसे चुनाव आयोग पर अब एसआईटी जांच बिठा दी गई है? क्या कोई ऐसी जांच वाकई में हो सकती है जो कि चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों के जवाब देश को मजबूती से दे दे? दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हैं। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत विस्फोटक थी। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत सी बातें कही गई कि ये तो सब कुछ ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, राहुल गांधी ने कौन सी नई बात बोल दी। लेकिन ये बात भी सच है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें ऐसी बोली गई थी जो कि पहली बार थी। लेकिन इस बीच हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? चुनाव आयोग और बीजेपी की सेहत में इससे रत्ती भर तो कोई फ़र्क आया नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ी बात सामने आ गई है, एक जांच है जो कि आगे बढ़ा दी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस खुलासे का जिक्र राहुल गांधी ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, वो था कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट का ये पूरा खुलासा था। ना तो सीआईडी को सबूत दिए जा रहे हैं और ना ही सीआईडी जांच में चुनाव आयोग खुद अपने अधिकारियों से सहयोग कर रहा है। अब इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये पूरी जांच अब सीआईडी से लेकर एसआईटी को दे दी गई है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि क्या ये एसआईटी जांच मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोनों को लपेटे में ले सकती है? जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों, जिनको ये एसआईटी जांच सौंपी गई है वो बहुत ही बड़े अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी हैं जो कि माने जाते हैं कि अगर उनके पास कोई केस चला गया तो वो अंजाम तक पहुंचेगा। जैसे इस टीम जो एसआईटी सौंपी गई है, इस टीम की अध्यक्षता दोस्तों क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अतिरिक्त महानिदेशक हैं बीके सिंह पुलिस अधिकारी ही हैं कर्नाटक के। ये बहुत जाने माने अधिकारी हैं और ऐसे बहुत से जांचें इन्होंने की हैं जिनको इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। इनमें से एक दोस्तों प्रज्वल रेवन्ना की जांच है। आपको याद होगा प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप थे और उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना के लिए मोदी जी ने प्रचार भी किया था, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। अंत में प्रज्वल रेवन्ना पर जांच हुई और निश्चित वक्त में जांच के जरिए उनका ट्रायल हुआ और उसके बाद दोस्तों उनको दोषी ठहराया गया। प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त जेल में है, तब जबकि प्रज्वल रेवन्ना एक बहुत ही बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये जो बीके सिंह हैं, ये संपादक और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के मामले में जांच कर चुके हैं, कलबुर्गी हत्या के मामले में जांच कर चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि बहुत ही सोच समझकर एक ऐसे अधिकारी को इस जांच में उनको ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अब एसआईटी क्या कर लेगी जब सीआईडी कुछ नहीं कर पाई? तो जब सीआईडी को साक्ष्य नहीं दी गए तो एसआईटी क्या कर लेगी? दोस्तों, जो सीआईडी की प्रारंभिक जांच है वो रोक दी गई थी ये कहते हुए कि भाई चुनाव आयोग कोऑपरेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग जो डेटा उससे मांगा जा रहा है वो उपलब्ध नहीं करा रहा। यही बात राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। अब एसआईटी को जब जांच सौंपी गई है तो जाहिर तौर पर जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है, उसके पास जो अधिकार होते हैं वो ज़्यादा अधिकार होते हैं। जैसे अब जो एसआईटी में साइबर क्राइम भी मौजूद है। साइबर क्राइम इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए, जांच करने के लिए ही इक्विप्ड होता है ना। आईपी एड्रेस, ओटीपी, अलग अलग नंबर्स, कैसे सॉफ्टवेयर से नंबर हैक किए जा रहे हैं, इस तरह की बातें राहुल गांधी ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब एसआईटी में जो साइबर क्राइम है वो भी मौजूद होगा। और दोस्तों, इसके अलावा स्पेशल इंक्वायरी डिवीजन के भी 2 अधिकारी इसमें मौजूद होंगे। दोनों अधिकारी के नाम भी आ चुके हैं, दोनों आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो टीम बनाई गई है बहुत ही ज़्यादा, इसको कई अधिकार दिए गए हैं और बहुत ही इक्विप टीम है जो इस तरह की जांचों के लिए ही बनाई गई है। अच्छा, इस पूरे मामले में एक और चीज़ दिलचस्प है दोस्तों। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने जब कन्नी काटी ये कहते हुए कि हमने ही तो केस दर्ज करवाया, हम तो इस मामले में जांच कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 बातें कही गई। बात नंबर 1 कि जब आपने 2023 में, फरवरी 2023 में इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया था तो 23 से 24 आ गया, 24 से 25 आ गया, आपने अब तक इस मामले में जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाई? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात गुरदीप सिंह सप्पल ने अपने इस डॉक्यूमेंट को शेयर करके बताई भी थी कि एक्चुअली में जो राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, कर्नाटक के जो चुनाव आयुक्त हैं, वो मुख्य चुनाव आयोग के दफ्तर में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 18 चिट्ठियों की बाकायदा जानकारी दे चुके हैं कि राज्य की तरफ से, सीआईडी की तरफ से उनको बार बार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और उनसे बार बार डेटा मांगा जा रहा है, प्लीज़ आप कोऑर्डिनेट कीजिए। तो खुद चुनाव आयोग के अधिकारी चुनाव आयोग को, दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं,
राज्य के चुनाव अधिकारी कि मुझे बार बार चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, मुझे कोऑपरेट करने के लिए कहा जा रहा है, आप प्लीज़ डेटा उपलब्ध कराइए। यही वो चिट्ठी थी जिसके बाद चुनाव आयोग और लपेटे में आया था कि ऐसी भी क्या बात हो गई कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि इससे क्या हो सकता है? क्या इससे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार या मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कोई शिकंजा कस सकता है, उन पर कोई जांच बैठ सकती है? दोस्तों, उनके फैसलों पर तो जांच हो सकती है, लेकिन उन पर जांच की इम्यूनिटी इस सरकार ने उनको दे दी है। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक सत्र था जिसमें बड़े स्तर पर, 2023 का सत्र था, बड़े स्तर पर विपक्ष के सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया था। याद होगा आपको, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। उस वक्त इतना रिकॉर्ड सांसदों को कभी भी निलंबित नहीं किया गया था। क्या आप जानते हैं कि वो जब निलंबन हुआ था, विपक्ष को बाहर किया गया था लोकसभा और राज्यसभा से, दोस्तों उस वक्त एक कानून पास करवा लिया गया। इस कानून को अगर आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2023 में ये कानून पारित किया गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 के। इसके खंड 16 में साफ तौर पर यह प्रावधान है कि भारत की कोई भी अदालत, जी हाँ दोस्तों, भारत की कोई भी अदालत चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी सिविल या आपराधिक अपराध के लिए उनके जीवन काल में मामला नहीं ले सकती। ये बात वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने भी शेयर की है, वहीं से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ये ऐसी इम्यूनिटी है जो भारत की राष्ट्रपति को भी नहीं है। भारत की राष्ट्रपति कोई भी बने, जो है आज मौजूदा है वो भी, या उसके बाद जो बने वो भी, या इसके पूर्व में जो बने वो भी, उनको इम्यूनिटी तब तक होती है जब तक वो अपने पद में होते हैं। लेकिन इस सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरा बंदोबस्त कर लिया कि न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को तब तक इम्यूनिटी मिलती रहे जब तक वो उस पद में है, बल्कि तब भी मिलते रहे जब वो रिटायर हो जाएं। मतलब इस तरह की इम्यूनिटी तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। अब ये सब आप देखते हैं तो जानकार ये बताते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में ये सब कुछ एक पैटर्न है, सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। मामला अब खुल रहा है तो उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जिसने भी किया है बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। और यही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि ये कोई एक दो ऐसे ही नाम काट देने का मामला नहीं है, बड़ी रणनीति के तहत सॉफ्टवेयर बकायदा हायर किए जा रहे हैं और एक कोई सिंडिकेट है जो कॉल सेंटर के जरिए ये सब कुछ कर रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब जब सीआईडी के बाद एसआईटी इस पूरे मामले में बिठा दी गई है, क्या एसआईटी इस पूरे मामले में कोई ऐसी जांच निकाल सकती है जो हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर उन पर कोई आंच ना आ सके, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कड़ी रख दे देश के आगे, जिससे पता चले कि एक्चुअली में कहां से गड़बड़ शुरू हुई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन इन दो ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।